कभी किसान सड़कों पर अपने प्रदर्शन को लेके मांग कर रहे हैं, कभी वो युवती जिसके साथ गैंगरेप हुआ उसके लिए पूरा देश गुहार लगा रहा है। इस सरकार के चलते हर युवा सड़कों पर, किसान सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, न्याय को लेकर सड़कों पर उतरे हुए अपनी मांगों को देखते हैं। ये चीज़, ये जो राजनीति में जो हवा चलती है, ये जो लहर चली है, ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक राजनीति में बदलाव देखने मिलेगा। जी हाँ, किसान को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। देश की जीडीपी में भी किसानों की हाथ, किसानों को एक बहुत बड़ा योगदान है। वही किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। जो पूरे देश का, पूरी दुनिया का, हमारे पूरे भारतवर्ष का जिसने पालन पोषण करा, वो खुद सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहा है। ये कहाँ तक ठीक है? जी हाँ, ये कहाँ तक ठीक है? एक किसान का बच्चा जो बॉर्डर पर हमारी देश की और हमारी रक्षा कर रहा है, और उनके पिता जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे कोरोना काल में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना कि किसान के देश ने जो हमारी अर्थव्यवस्था का चक्कर है उसको संभाले रखा, उसको एक जो नियंत्रण में लाए रखा, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्रदेश कमेटी, कांग्रेस कमेटी से प्रदेश प्रवक्ता विजय कौशिक जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे मीडिया हाउस में। ये जो राजनीति में ये जो अलग पहल देखने को मिली है, कभी किसानों को लेकर, कभी यूपी में जो दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, इस चीज़ में हम किसको दोषी माने? देश की सरकार को, देश की युवाओं को, हमें आपको किसको दोषी माने इस चीज़ में? देखिए, सरकार को दोषी माना जाएगा। कारण है, अगर अपराधियों में डर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर इससे भी ज़्यादा जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जाएगा। इससे पहले भी आप देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत केस हो चुके हैं, और यहाँ तक कि भाजपा सरकार के मंत्री तक बलात्कार और मर्डर जैसी जघन्य हत्याओं में शामिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक शुरू से कहावत चलती आ रही है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। अगर सरकार के लोग भ्रष्टाचारी होंगे, सरकार का कोई कंट्रोल प्रशासन पर होगा नहीं, तो इस तरह की वारदातें के रूप में वो सामने आती हैं। उसकी जो सरकार की ढील है, बात चाहे आप हरियाणा सरकार की करें, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की करें, भाजपा शासन जहाँ जहाँ भी है वहाँ कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, क्योंकि ये लोग केवल बरगलाने की राजनीति करते हैं। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का इन्होंने दावा किया था, और मुझे लगता है कि देश की सारी अर्थव्यवस्था को चौपट करते जा रहे हैं। आज सही मायने में जीडीपी 1.5% के करीब है, जिसे 3.5-4% बताते हैं। किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन आज उसको इस स्थिति में लेकर कौन आया कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनकी अगर मान लीजिए धान की खरीद नहीं हो रही, या फसलों की खरीद नहीं हो रही, या किसान सड़कों पर है, तो किस लिए है? सीधा सा मुद्दा ये है कि उनको उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। मैं ये कहता हूँ कि आज ये जो किसानों के इतने बड़े भले बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं, वो लोग मुझे ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो कई सौ करोड़ का बकाया चीनी मिलों पर था, वो सरकार ने क्यों नहीं दिलवाया अब तक? किसान अपने ही पैसे के लिए रो रहा है, अपनी ही फसल के लिए रो रहा है। हर मुद्दे पर मैं ये कहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी जमाखोरी नहीं होगी। जब आपने जमाखोरी के खिलाफ कानून बना रखा था, यानी कि कांग्रेस सरकार ने जब कानून बना रखा था, उस कानून के चलते भी भाजपा शासन में काला बाजारी बढ़ी है। प्याज की जब फसल आई तब भी रेट महंगे, किसान प्याज उगाता है तब भी रेट महंगे, लेकिन किसान को नहीं मिलते। किसान को नहीं मिलते तो इसका जिम्मेवार कौन है? जमाखोरों को फायदा। तो पूरी तरह से जो सरकार की नीतियां हैं, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, प्रत्येक वर्ग को डुबोने की है। मैं तो हैरान रह गया कि इस कोरोना काल में सबके धंधे जहां चौपट रहे, वहां मैं अनिल अंबानी के व्यवसाय का सुनकर हैरान रह गया कि इतने 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे के उन्होंने कमाए। इस तरह की खबरें हैं। तो सवाल यह है कि एक कंपनी देश में फ्री का मोबाइल देती है, एक साल तक फ्री डाटा देती है, और फिर जो उसका प्रॉफिट निकल कर आता है वो भी बहुत मोटा प्रॉफिट, करोड़ों में निकल कर आता है, हजारों करोड़ में निकल कर आता है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, मेरे तो समझ से बाहर है, कि जिसमें मोबाइल फ्री, डाटा फ्री, फिर भी कंपनी प्रॉफिट की तरफ है। कौशिक जी, बात करें बीजेपी सरकार की, आपने कहा कि बीजेपी सरकार में ये चीज़ें ज़्यादा है, पर कांग्रेस सरकार में भी तो ये जो बलात्कार है, गैंगरेप, ये हुआ करते थे। तो ऐसे किसी बीजेपी सरकार पर सीधा ये बोल देना कहाँ तक ठीक है? देखिए, अब जैसे आपने देखा होगा जो हाथरस गैंगरेप की पीड़ित था, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसके लिए न्याय लेने के लिए पूरे देश की जनता में रोष है, लेकिन फिर भी मीडिया चैनल्स का सारा जो ध्यान है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ है, लोगों का ध्यान बरगलाने की तरफ है। इस परिस्थिति में आप जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।
जिस तरह से उसका दाह संस्कार किया गया है जी बिल्कुल बिल्कुल उस रेप पीड़ित है, शर्मनाक है, बिल्कुल। पूरी तरह से शर्मनाक है। मैं ये कहता हूँ जब पुलिस वालों को गोली लगी तो किस तरह से उसको जिंदा पकड़कर भी फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। जी पहले आपको हम दर्शक क्षमा चाहूंगी, आपको बता दें जो पीड़िता थी जिसका हाथरस में गैंग रेप का मामला सामने आया था, जिसकी परसों सफदरजंग में देर रात जिसकी मृत्यु हुई थी, एम्स से मृत्यु हो गई थी सफदरजंग में, उसको रात को 2-2:30 के करीब रात को बिना उसके माँ बाप के, बिना उसके परिवार के, उसका चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी हाँ, ये चर्चा भी आज हम विजय कौशिक जी से करेंगे। जी बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या जरूरत थी इन्हें। जब पुलिस वालों के ऊपर हमला होता है तो पुलिस अलग तरह का रूप दिखाती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। जब उत्तर प्रदेश में आम जनता के साथ अत्याचार होता है तो पुलिस का रुख कुछ और होता है। तो ये जो दोहरा पैमाना है, आप इस पर तुरंत रोक लगाइए, वरना जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी। मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आप इस देश को गरीब और मजदूरों का देश बनाने की जिस थ्योरी पर काम कर रहे हैं, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। ये जो गरीबों की आह है, जो मजदूरों की आह है, आपको बर्बाद कर देगी। आप देखिए, आज अगर आड़ती विरोध में है, आज मंडियों में अगर खरीद नहीं हो पा रही, या सरकार किसानों को लुभाने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच दे रही है, फिर भी किसान सड़कों पर है, तो निश्चित तौर पर ये सभी बातें सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगी और आखिरी कील साबित होगी। किसानों की हाय, मजदूरों की हाय सरकार को ले डूबेगी। अब इन्होंने इस तरह के श्रम कानूनों में बदलाव कर दिए हैं जिसके चलते कोई भी कंपनी मालिक अपने मजदूरों को जब मर्जी निकाल बाहर कर सकेगा, कंपनी बंद कर सकेगा, नए मजदूरों को रख सकेगा। अब मतलब आप ये लगा लीजिए कि कहीं किसी का भविष्य कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। ये लोग कहते थे कि जी हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज इन्होंने 2 करोड़ रोजगार खत्म करने का काम किया है। ये कहते थे 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। मैं ये कहता हूँ अगर किसी के अकाउंट में 1500 रुपये भी होंगे ना, तो उसको भी बैंक वाले मिनिमम बैलेंस दिखाकर खा गए होंगे। आप ये देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने जो आरबीआई का रिजर्व फंड था उसमें से 1 रुपया नहीं निकाला होगा, लेकिन ये कई लाख करोड़ रुपए कई बार निकाल कर खा चुके हैं, बर्फ में लगा चुके हैं इस देश को। देश पर जो आज तक कर्जा हुआ था आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, मात्र इनके 6 वर्षों के शासन में डबल हो चुका है। कोरोना काल में भी आपने जो है कर्जे ले लिए। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि भी मोदी जी बड़े सच्चे आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलो। तो भाई मोदी जी, आपने तो कोरोना की आपदा में हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की है। दुकानदारों की दुकानें बंद रही, फिर भी बिल पूरे देने पड़े। लोगों के घर में बिजली कम इस्तेमाल हुई, फिर भी बिल ज़्यादा देने पड़े। बिजली आपने चोरी छुपे महंगी कर दी हर जगह। हरियाणा में 8-8 रुपये यूनिट घरों की, इस हिसाब से बिल आ रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ। अरे महाराज, कुछ तो देश की जनता को लूटने का कोई ये जो अवसर है ये तो छोड़ दीजिए। हर आपदा को आप अवसर में बदल रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कोरोना के नाम पर आप जो है तमाम तरह के ऐसे बिल पेश कर रहे हैं, उनको पास करा रहे हैं ज़बरदस्ती, जिनसे किसानों का नुकसान है, मजदूरों का नुकसान है। आपकी सरकार को आज केवल दिखाई देती है क्या सुशांत की मौत, क्योंकि उसकी आड़ में आप कितने अनैतिक काम कर रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती किसी की बेटी नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो देश की बेटी नहीं है? वो क्या अफगानिस्तान से आई है या पाकिस्तान से आई है? अरे कानून अपना काम करे, ईमानदारी से करे, वो तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर रोज चैनलों पर बैठकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो सीधा सा संदेश है, बिहार चुनाव में आप कैश कराना चाहते हैं। जो पुलिस अधिकारी सुशांत के इतने बड़े प्रशंसक होते थे, आज वो त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। आपकी पार्टी लाशों के ऊपर भी राजनीति कर रही है। मैं निश्चित तौर पर ये कह रहा हूँ, ये चीज़ें भाजपा सरकार को एक दिन ले बैठेंगी। आप लोग देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, चाहे चीन का मुद्दा हो। मैं ये कहता हूँ चलो चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जी। अरे भाई बांग्लादेश हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है, नेपाल हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है, भूटान क्यों हमारे खिलाफ हो रहा है, क्यों छोटे छोटे देश हमारे आसपास जो बसे हुए हैं, क्यों उनके साथ हमारे संबंध आज खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीतियाँ, भाजपा सरकार की नीतियाँ देश के हित में नहीं है, जिसके चलते आज हम अपने पड़ोसियों को भी खुश नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है। अब मंडियों में जो बारदाना नहीं पहुंचने के कारण जो आड़तियां हैं वो अपनी हड़ताल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसान कहाँ गुहार लगाए, कहाँ मदद की गुहार लगाए, जहाँ वो एक तरफ देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, वो कहाँ जाए। अब
आपने कहाँ अपनी समस्या को सुनवाई बोलने करवाए? देखिए, केवल उनकी लड़ाई कांग्रेस ही लड़ सकती है। और पिछली बार जब आपसे मेरी बात हुई थी, अगर आपको याद हो, तो आपने दुष्यंत चौटाला वाला मुद्दा उठाया था और मैंने ये कहा था कि अगर वो इस सरकार के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो जो शराब घोटाला उन्होंने किया था, उनकी पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, उसकी जांच खोल दी जाएगी। अभी परसों ही इस बारे में हरियाणा सरकार ने एक रिपोर्ट मंगा ली है और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होने वाली है। और एफआईआर दर्ज होने से पहले ही दुष्यंत चौटाला जी के सुर बदल चुके हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि कृषि बिल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बातें बता रहा हूँ। आप जिस चीज़ का सबूत चाहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यह लोग केवल सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में न्याय इंसाफ भूल जाइए, थानों में न्याय नहीं है। इन्हीं के शासन में कई लड़कियां जो है थानों के अंदर आत्महत्या कर चुकी हैं, आपको याद हो तो? है नहीं? तो मुझे ये बताइए, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना कोई पहाड़ों को ये लोग खा रहे हैं। अरावली की श्रृंखलाओं को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पीएलपी एक्ट में संशोधन कर दिया। ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, क्योंकि ये पीएलपी एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ था कि अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों में कोई खनन या कोई भी निर्माण नहीं होगा। इन्होंने उसकी भी छूट दे दी। तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर खट्टर जी भाई आपको हुआ क्या है। मुझे लगता है कि भी आपके तो कुछ है नहीं, परिवार नहीं है, तो इसलिए आपकी सोच बिल्कुल ही अलग है कि हरियाणा बर्बाद होता हो तो हो जाए, भाई क्यों हो। इसी तरीके से मोदी जी ने शायद ठान रखा है कि देश बर्बाद होता हो तो हो जाए। आप लोग तो अपने प्रयोग करते रहेंगे, कभी नोटबंदी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लोग स्वदेशी की बात करते हैं, आपने 100% एफडीआई तक को मंजूरी दे रखी है बहुत से क्षेत्रों में, तो जबकि आप विरोध करते थे, सत्ता में नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर आप हजारों करोड़ रुपए विदेश यात्राओं में खर्च कर चुके हैं। तो ये देश का पैसा था, देश की जनता का पैसा था, और निवेश के नाम पर आप देश में कुछ लेकर नहीं आ पाए हैं। आप कोई भी निवेश साबित कर दीजिए देश के अंदर, मैं मान जाऊंगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया कि जो थाने हैं उनमें भी काफ़ी जो लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं। हाँ, अभी जो हाथरस में ये जो गैंगरेप का मामला सामने आया है, उसके पीड़ित परिवार का ये कहना है कि 10 दिन तक उनकी मांग को लेकर ना ही कोई सुनवाई की गई, ना ही उनकी बातों को सुना गया, ना ही उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। तो ऐसे में आम जनता कहाँ जाए? किससे सुनवाई कैसे होगी जब आप सत्ता के अहंकार में मस्त हो जाते हो? जी, तो आप किसी की नहीं सुनते। आप देखिए ना, कृषि बिलों के मामले में इन्होंने किसकी सुनी? जी। नहीं सुनेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं सुनते, जिससे नाराज हो जाते हैं उसे बिल्कुल धूल चटा देते हैं। तो ये जब इस तरह द्वेष की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में आम जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा? जब आप कुर्सी पर बैठकर न्याय की बात करने की जगह केवल अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? यही होगा। वैसे तो योगी सरकार इसी वजह से सत्ता में आई थी कि जो रोमियो दस्ता है वो लाएगी, जो देश की जो उनकी यूपी की बहु बेटियां हैं उन्हें सुरक्षा मिलेगी, पर कहीं ना कहीं उसी में कटाक्ष में बनी हुई है। विपक्षी दल यही उन पर कटाक्ष बनाया हुआ है, और आए दिन ये जो दुर्घटना है, ये जो हमारी देश की बेटी, हमारी बहनों के साथ ये जो दुष्कर्म किए जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, जुबान काटी दी जा रही है, ये कहाँ तक ठीक है? इसलिए किसको दोषी माना जाए? देखिए, योगी सरकार में चारों तरफ लूट मची हुई है, क्योंकि उनके मंत्री खाने का एक मौका ढूंढ रहे थे, और योगी तक की भी नहीं मानते हैं वो लोग। तो अकेला योगी, और मैं ये कहता हूँ कि योगी जी आपकी ज़रूरत तो जो है मठ मंदिरों में है, आपको तो वही संभालने चाहिए थे। वरना सबसे पहले तो आपको अपनी पार्टी के लोगों की सफाई करनी चाहिए, उनका शुद्धिकरण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर जितने भी आपराधिक लोग हैं, सबसे पहले आपको उनको चुन चुन कर जेलों में भेजना चाहिए, ताकि देश के अंदर एक संदेश जाए कि आप वाकई एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, जो सबसे पहले अपनी पार्टी के भ्रष्ट और बेईमान और अपराधी नेताओं को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ये जो आपकी ड्रामेबाजी है ये चलने वाली नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर तो आरोप ये भी है कि आप ब्राह्मण लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, जबकि अपराधी की कोई जात थोड़ी ना होती। हम किसी जाति पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि आपके यहाँ जो ठाकुर अपराधी है उसको शह दी जा रही है, अगर ब्राह्मण अपराधी है तो उसको गोली मारी जा रही है, या कोई और अपराधी है किसी और जात का तो गोली मारी जा रही है, तो ऐसा मत कीजिए योगी जी। आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, अरे उठाइए हथियार, उड़ाइए इन सारे अपराधियों को, चाहे वो आपकी पार्टी का ही क्यों ना हो। जिस दिन जनता ये कहने लगेगी कि आप जातिगत आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर अपराधियों का सफाया कर रहे हैं,
उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ वाकई उत्तर प्रदेश में एक सच्चा योगी शासन कर रहा है। जी बिल्कुल। नहीं तो आप भी ढोंगी है मेरी नज़रों में। जी बिल्कुल। उस हथरस में जो इतना दर्दनाक मामला सामने आया, एक देश की बेटी होने के नाते मैं पूछती हूँ, जो सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्टें वायरल करते हैं, कब मिलेगा उस बेटी को इंसाफ? एक बेटी होने के नाते मेरी भी आप सभी से अपील है कि कब तक होगा ऐसा अत्याचार, कब तक गैंग रेप? वो 16 दिसंबर, वो काली रात है, हम किसी को याद है? कोई ऐसा घर, कोई ऐसी माँ, ऐसी बहन होगी जिसकी आंख से आंसू ना निकले हो। फिर से वो चीज़ दोहराई जा रही है, फिर से वो दर्दनाक हादसा हम सभी के सामने आया और हम सब चुप्पी साधे बैठे हैं। इसको हम सरकार को कहें, जातिवाद को कहें, किस चीज़ को हम ये लेकर हम दोषी लगाए, पर बेटियों की तो बलियां चढ़ रही हैं। जिस तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उसी तरफ बेटियों को इस तरह दबाया जा रहा है। ये कहाँ तक ठीक है? ये अपनी आत्मा से ये सवाल पूछिए। मैं बात करती हूँ किसानों के मुद्दे पे। फिर से किसान अपनी एक जो उगाई करता है, अपनी जो फसल उगाता है, उसमें 20 से 30 हज़ार तक का उसका खर्चा होता है, जिसमें अपनी जो सब्जी है अपनी मंडियों में ले जाता है, सोचता है कि मेरी जो लागत है वो तो निकले, ऊपर से मुझे और कमाई जो है बचत थोड़ी हो जाए। पर अब जो किसानों की जो फसल है वो वापस उसके घर में ही पड़ी हुई है। कहाँ तक वो उस चीज़ को सेव करें, कहाँ तक बचा के रखें? वो खराब ही हो रही है क्योंकि आड़तियों ने लेने से मना कर दिया है। तो किसान अब किस चीज़ को ये दोषी रखे, किसको बेचेगा? मैं एक छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ, जी। मैं आपकी ही बात पर कह रहा हूँ जी कि आज मान लीजिए कि भी आड़तियों ने खरीदारी से इनकार कर दिया, तो आज किसान इस हालत में पहुँच गया। जी जी जी। कल को पूंजीपति फसल लेने से इनकार कर दे तो कौन जिम्मेवार होगा? जी बिल्कुल। ठीक है, आज तो ये है कि भी सरकार खरीदने के लिए मजबूर है जी जी। एमएसपी और अन्य प्रावधानों के चलते। अब जैसे पहले अगर किसान की फसल का नुकसान होता था तो सरकार देती थी। जी जी। सरकार ने एक गेम खेली कि भाई हम बीमा करेंगे और बीमा कंपनी जो है मुआवजा देगी। आज बीमा कंपनियां क्या मुआवजा दे रही हैं? क्या उनसे किसान संतुष्ट है? पहले किसान का 1 रुपये खर्चा नहीं होता था, आज बीमा कंपनियों की जेब में पैसा जा रहा है। जी बिल्कुल। आज किसान बीमा के नाम पर प्राइवेट बीमा कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। जी क्यों? क्योंकि लेना है तो सरकार के माध्यम से तो सारा 1 मिनट में आ गया आपके पास पैसा। जी बिल्कुल। लेकिन जब देने की बात है, हम जांच करेंगे कितनी फसल का नुकसान हुआ, कितनी फसल बची हुई है, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, मैं ये कह रहा हूँ बीमा कराना बहुत से मामलों में मजबूरी होता है। जी जी। वरना जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है ना, जब आपको पता चलता है कि जी इसमें इतने % मिलेगा, इसमें इतना % मिलेगा, तो मेरे जो कहने का भाव है वो बड़ा स्पष्ट है कि सरकार को बीच की एजेंसी बनकर काम करना चाहिए। ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। जब किसान और जो अंतिम समय का खरीदार है उसके बीच में जब तक सरकार नहीं होगी, जी बिल्कुल। तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। जी जी जी। क्यों? किसान के हित की रक्षा कौन करेगा? सरकार। और जो आगे खरीदने वाला है आप जैसे उपभोक्ता, उसके हित की रक्षा कौन करेगा? सरकार। जी जी। सरकार ने 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में खरीद ली, 12 की आपको 14 में बेच दी। जी जी। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि किसी की 10 रुपए की चीज़ किसी किसान की 15 में भी खरीद ली, जी। लेकिन किसी किसान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, उसकी मजबूरी को देखते हुए 10 का माल 5 रुपए में भी खरीदा जाएगा। लेकिन जहाँ तक बेचने की वाली बात है तो वो 10 रुपए का माल आगे 15 या 20 रुपए में बेचा जाएगा। जब प्याज पूर्ण मात्रा में होते हुए उसकी कालाबाजारी के चलते वो 10 रुपए किलो का प्याज 50 रुपए किलो, 80 रुपए किलो पहुँच सकता है। जी जी जी। तो बाकी चीज़ों की क्या हालत होगी? जैसा आपने भी कहा कि सरकार को बीच की कड़ी बनकर रहना चाहिए। राइस मिलर और सरकार, हरियाणा सरकार, उन्होंने कह दिया है कि जो हम जो चावल की खरीद हरियाणा सरकार से नहीं करेंगे। इन दोनों की लड़ाइयों के बीच, राइस मिलर और हरियाणा सरकार की लड़ाई के बीच किसान बीच में पिस रहा है। तो किसान क्या करे? आप इस चीज़ में क्या राय है कि दोनों की लड़ाइयों के बीच में किसान क्यों पिस रहा है? देखिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब बातों का कोई हल निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी जी के निर्देश के बाद में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो एमएसपी का सिस्टम है वो बरकरार रहे और केंद्र सरकार के कानून कांग्रेस शासित राज्यों के ऊपर लागू ना रह पाए। तो उससे किसानों को निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये समस्याएं भी खत्म होंगी और जब वहाँ के किसान, कांग्रेस शासित प्रदेशों के किसान लाभ में होंगे और यहाँ के किसानों के सामने समस्याएं होंगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों के दबाव में केंद्र सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। इस बात के लिए हमारा प्रयास है
कि हम किसानों की लड़ाई को पूरे जोरदार तरीके से लड़ते रहें। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाइयों को पूरे जोर के साथ लड़ते हैं, और जो हाथरस में गैंगरेप का मामला सामने है, उसकी आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह का, पूरे देश में जिस तरह की आक्रोश का माहौल बना हुआ है, आपकी तरफ से कैसे उसे सहयोग मिलेगा? प्रियंका गांधी जी ने इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर वो काम कर रही हैं। वो चाहती हैं कि भी इस मुद्दे पर उस जो बेटी आज हमारे बीच में नहीं है उसको और उसके परिवार को न्याय मिले। जी जी जी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैं ये कहता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन की कमी नहीं थी, योगी सरकार की कमी नहीं थी, तो आनन फानन में रात के 2-2:30 बजे, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार की मनाही है। जी बिल्कुल। और आप जिस तरह से दाह संस्कार कर रहे हैं, जिसमें परिवार भी नहीं था, कहा तो ये भी जा रहा है कि भी मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई जी जी। जल्दबाजी में, कि ताकि जल्दी उसके अवशेष खत्म हो, परिवार नहीं था। इस तरह के बहुत से आरोप योगी सरकार पर लगे हुए हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरा संघर्ष कर रही है, और इसके लिए चाहे कांग्रेसियों को जेल जाना पड़े, हम लोग किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं रहेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। ऐसे बहुत से मैं आपको मामले देता हूँ जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, जहाँ जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर आपको मालूम हो कई किसानों को गोली मारी गई थी, तो प्रियंका गांधी जी के विरोध प्रदर्शन के बाद में वहाँ किसानों को मुआवजा मिला, उन किसानों के परिवार को जो है रोजगार और दूसरी चीज़ें सरकार ने उपलब्ध कराई। तो ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा विजय कौशिक जी कैसे इन चीज़ों पर जो किसानों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो यूपी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, उस पर आगे क्या फैसला लेती है पूरे देश में, जैसे सरकार में हलचल मची हुई है। देखते हैं अगली कड़ी में इसका क्या हल निकलता है। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।